वृष लगन शुक्रदेव अष्टम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्रदेव की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं कि वृष लगन में अगर आपके शुक्रदेव अष्टम स्थान यानी धनु राशि में विराजमान हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते। भावाश्रय फलों के अनुसार धनी होगा, दीर्घायु होगा, भूमि भवन का स्वामित्व प्राप्त होगा। लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत से पाठों में हमने बताई है कि कोई भी श्लोक जो लिखा गया है और जिसके फल बता गए हैं, उन फलों को जब दूसरी पुस्तकों में या दूसरी वरक कुंडलियों का फल जानने की कोशिश करते हैं या राशि के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं, तब उसमें चेंजेस आ जाती है। एक ही फल, एक ही श्लोक आने वाले किसी एक दूसरे श्लोक को काटते हुए दिखता है। ज्योतिष की सबसे बड़ी सुंदरता यही है, क्योंकि ज्योतिष को समझना, उनकी पुस्तकों को या श्लोकों को समझना, ये केवल पढ़ने मात्र से संभव नहीं। आपके खुद के अंदर बुद्धि और विवेक की मात्रा कितनी ज़्यादा है और आपने अपना डेवलपमेंट, चाहे ज्योतिष की पुस्तक पढ़ के, चाहे अभ्यास करके, चाहे अपनी ध्यान साधना करके, कितना उसका उत्थान किया है, ये उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करती है। यहाँ पे धनी होना वृष लगन में भी इसका हम सपोर्ट करते हैं। कारण है कि अगर कालपुरुष की कुंडली अनुसार देखा जाए तो वृष राशि आएगी आपके दूसरे स्थान में, और यहां पे बैठ के ये उस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो जितने भी धन कुबेर हुए या बड़े बड़े धनी या धनाढ़े इंसान हुए, अब देखिएगा उनकी कुंडली में अष्टम स्थान में कोई न कोई ग्रह जरूर होगा, क्योंकि अष्टम स्थान की यही एक खूबसूरती है कि एक तो वो अपने धन स्थान को देखता है, दूसरा अष्टम स्थान आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बना के देता है। आपके साथ शेयर से, सट्टे से, व्यापार से, कुछ इस तरह से अचानक कई काम करवाता है जिससे आदमी फटाफट तरक्की कर सकता है। और वृष लगन वालों के लिए यहां पे डबल योग बनता है। बुध देव के साथ शुक्र देव की कोई खास वो नहीं बोल सकते कि भाई यहां पे योग कारक नहीं होते या योग कारक होते। मिथुन राशि के साथ भी शुक्र देव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी वो ठीक ही फल आपको प्राप्त करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब वृष राशि या उसको जब ये देखते हैं बुध देव की राशि को, तो वहां पे बहुत अच्छी मात्रा में आपके धन के संबंध में या आपके परिवार और परिवार से ट्यूनिंग के संबंध में आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि शुक्र देव जो है वो शुभ ग्रह है। बुध देव की राशि है, राशि के विषय में कुछ विशेष चर्चा हम प्रायः नहीं करते, लेकिन दूसरा स्थान कालपुरुष की कुंडली अनुसार शुक्र देव का खुद का ही होता है। ठीक है, वृष लगन है और लग्नेश है, तो जाहिर है लग्नेश है और अष्टम स्थान में बैठा है, आयु के स्थान में बैठा है, तो नॉर्मल सी बात है ये आपकी आयु को बढ़ाएगा। ये तो हो गया एक योग। दूसरा योग ये हो गया कि ये षष्टेश भी है, और षष्टेश अगर अष्टम स्थान में विराजमान होता है तो ये विपरीत राजयोग की गिनती में भी आता है। मतलब इसमें डबल इफेक्ट हो गया। किसी का भी वृष लगन में अगर शुक्रदेव अष्टम स्थान में है तो उसकी प्रोग्रेस को रोकना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है उसकी प्रोग्रेस को रोकना, क्योंकि वो मन से, तन से और जिसको ज्ञान बोला जाता है उस ज्ञान से बहुत ज्यादा बली होता है। यहां पे गुरुदेव की अगर दृष्टि हो, गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा हो
तो ये कुछ ऐसे ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप ज्योतिष बोल सकते हैं, जिसको आप वेद शास्त्रों का या मंत्रों का या तंत्रों का अध्ययन बोल सकते हैं, जिसको आप पुरातत्व डिपार्टमेंट से भी जोड़ सकते हैं, जिसको आप अचानक धन संपत्ति जो शेर या सट्टे से हो, या फिर घर में कुछ गड़ा हुआ इनको अचानक मिल जाए, उससे भी जोड़ सकते हैं। और धनु राशि का भी कुछ फल जो बताया जाता है उसके अनुसार ये अपने टारगेट ओरिएंटेड आदमी होते हैं, अपने टारगेट के ऊपर विशेष ध्यान इनका रहता है और उसकी तरफ अपनी यात्रा को हमेशा अग्रसर रखते हैं। ये एक टारगेट बना के चलते हैं और टारगेट भी इनका बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता है। कारण है उसके लायक होते हैं ये छोटे छोटे टारगेट डिसाइड नहीं करते और ज़्यादा बातों में या ज़्यादा फालतू के कामों में अपने समय को व्यर्थ भी नहीं करते। गुरुदेव की पोजीशन अच्छी हो तो धर्म ध्यान से भी जुड़ सकते हैं, या इनके ऊपर दृष्टि हो तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो बहुत अच्छा योग बनता है यहाँ पे। और ज्ञान के संबंध में इनको टक्कर देना बहुत मुश्किल है। अब वो ज्ञान इनको कौन से क्षेत्र में लेके जाएगा, भौतिक सुविधाओं के लिए प्रयत्नशील रहेंगे या अध्यात्म में रुचि जागृत करेंगे, क्योंकि शुक्र देव खुद एक ज्ञान के संबंध में बहुत बड़ा कारक ग्रह है, जिसको प्रायकर बहुत से पाठों में हमने बोला है कि संजीवनी विद्या का कारक शुक्र ग्रह खुद है। अगर हम लोग उस शुक्र ग्रह को इस शुक्र ग्रह से जोड़े कि शुक्राचार्य जी को अगर शुक्र ग्रह से जोड़े तो संजीवनी विद्या का कारक है, जो कि पुस्तकों में जोड़ा गया है और बहुत से ज्योतिष चैनलों के द्वारा जिन भी बड़े बड़े ज्योतिषियों को सुनते हैं तो वो डायरेक्ट शुक्राचार्य से शुक्र ग्रह को जोड़ते हैं, तो फिर संजीवनी विद्या के कारक है। ऐसा इंसान जिसको ऐसा ज्ञान हो जो देखने से पता नहीं चलता हो, साधारण इंसान लगता हो, और उस ज्ञान के द्वारा वो बहुत आगे तक की यात्रा समाज में या देश में या गांव में या ऋषि मुनियों से संबंधित बहुत कुछ जानने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान निरंतर कुछ न कुछ खोजते रहता है। कई बार इनको खुद को पता नहीं रहता है कि ये क्या खोज रहे हैं। कुछ ग्रह योग अगर खराब हो जाए, चंद्रमा का पोजीशन अगर खराब हो जाए, तो फिर ये मेंटली डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। ये भी एक मतलब जिसको खराब योगों में बोल सकते हैं आप, क्योंकि चंद्रमा का विशेष इफेक्ट आपके चतुर्थ स्थान में रहता है और चतुर्थ स्थान को माता, भूमि, भवन, सुख से जोड़ा जाता है। सुख मतलब आपके मन, कोई भी सुख आप जब भोग करते हैं कि कौन सा सुख आपको चाहिए, वो आपका मन डिसाइड करता है और मन कभी स्थिर नहीं होता है। जिस इंसान ने अपने चंद्रमा को वश में कर लिया, वो सुख या दुख बोल के कोई चीज को उसको इफेक्ट नहीं होता है। सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता है और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो तत्व प्रधान इंसान होने लगता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि शरीर क्या है, भौतिक सुख क्या है और ये पृथ्वी पे जीवन का मतलब क्या है, और ये सब प्रदान करता है शुक्रदेव अष्टम स्थान। अगर मन को कंट्रोल हो जाए, थोड़ा सा भी चंद्रमा अगर ठीक हो इनका, और अगर अशुभ हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं यहां पे शुभ हो, अशुभ हो, हम चाह रहे हैं कि चंद्रमा अशुभ हो। यहाँ पे अगर शुक्र आपके अष्टम स्थान में है और चंद्रमा तीसरे स्थान में है और अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, पक्ष बल से हीन है, तो ये बहुत अच्छा योग है। आदमी अपने कर्म और पराक्रम के द्वारा शुक्र देव से संबंधित बहुत सी चीजों को प्राप्त करता है। अब ये बातें हो सकता है आपको पुस्तकों में नहीं मिले, लेकिन आपको 2 + 2 = 4 देखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे स्थान का चंद्रमा अपनी राशि में
पाप प्रभाव में हो तो अच्छे फल देता है। तो चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा? पराक्रम देगा। कौन सा पराक्रम? मन का, मतलब मन को कंट्रोल में रखने वाला इंसान होगा। थोड़ी सी व्याख्या जो जितनी हमारी बुद्धि है उसके हिसाब से आपको करके बता दी, बाकी आपके अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। और कमेंट करने के लिए सार्वजनिक चैनल है, आप अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा किसी भी तरह के कमेंट कर सकते, उसमें तो स्वतंत्रता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपकी केतुदेव की पोजीशन कैसी है। उसके बाद में शुक्रदेव के बलानुसार उस फलों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म कुंडली का पूर्ण अध्ययन आपको वो सब चीजें बताएगा अभ्यास के द्वारा, जिन चीजों को हो सकता है पुस्तकों के द्वारा आपको प्राप्त नहीं हुई। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व खुद शुक्रदेव के पास है। अगर इनमें विराजमान हो शुक्रदेव यहाँ पे, तो आपको किसी दूसरे ग्रह की प्लेसमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे शुक्रदेव खुद थोड़े ज्यादा बली होंगे, और इंसान बल के मामले में, आत्मबल के मामले में किसी से नहीं डरने वाला, क्योंकि अष्टम स्थान तंत्र मंत्र और भूत प्रेत से संबंध में भी बताया जाता है। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्रदेव है तो इन सब विषयों में आप रुचि लेंगे और आपको डर और भय किसी भी चीज का नहीं आएगा। अगर एक्चुअल में ही कोई नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा आपके सामने भी आ जाए तो आपको उसका कोई भय नहीं लगेगा। ऐसा कुछ बल प्राप्त होता है यहाँ पे इंसान को। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। इस नक्षत्र में होने से भी आप काम करते हुए, कोई भी काम जो कर रहे हैं उसमें थकावट का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं रहेगा आपके ऊपर, और आप अपने कामों के द्वारा, आप अपनी योग्यता के द्वारा, आप अपने बलानुसार बहुत सी भौतिक संपत्तियों का भी निर्माण करेंगे। उसके बाद में अंश बल की बात करें तो विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहेंगे, 18 अंश तक युवावस्था में रहेंगे, और 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहेंगे, 30 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे। बात करें नवमांश की तो धनु राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, और 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा। ये सब बातें जो हम लोगों के बड़े बड़े जो ऑथेंटिक बुक्स है उन सब में जैसी लिखी हुई है, चाहे अंशबल हो, चाहे नवमांश हो, चाहे राशि के अंतर्गत नक्षत्र हो, आपको वैसी की वैसी बताई जा रही है। इसमें हम अपनी मर्जी से कोई एडलेस नहीं कर रहे, और प्रायः फलों को भी जो पुस्तकों में मिलता है उसी अनुसार बताते हैं, लेकिन उसके साथ हम अपना अभ्यास भी जोड़ रहे हैं। तो उसको ये सब मत सोचिएगा कि हम कोई नया सब्जेक्ट या नया कोई योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इतने ज्ञानी नहीं है, अंश मात्र है। ज्योतिष में या ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में ज्ञानियों की श्रेणी में आज तक बहुत कम ज्ञानी प्राप्त हुए, जो पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है। और वर्तमान समय में भी हम लोगों की आबादी के हिसाब से उतने ज्ञानी नहीं है जितने होने जरूरी है। या तो सिस्टम नहीं है हम लोगों का ये सब अध्ययन करने के लिए,
गुरुकुल वगैरह के लिए, वो सब चीज़ें हम लोगों ने खुद अपने हाथों से समझ लो, चाहे जिनका प्रभाव इस देश पे ज़्यादा रहा उनकी वजह से समझ लो, बहुत सी चीज़ों का विनाश समझ सकते हैं आप। या फिर रीबोर्न जिसको बोला जाता है कि दोबारा पुस्तकें लिखी गई, उसमें कितना सही लिखा गया, कितना गलत लिखा गया, और उसका कारण भी हम लोग खुद ही है। क्योंकि जो भी ज्योतिष की पुस्तकें या वेदों की या पुराणों की दोबारा अगर उनका लेखन हुआ है तो उस भाषा पे पकड़ रखने वाले विद्वानों ने ही दोबारा लिखी है, चाहे वो लाभवश लिखी हो, लालचवश लिखी हो। अगर उसमें कुछ गलत लिखा है तो, क्योंकि बहुत से अभी सोशल मीडिया के द्वारा, लेखों के द्वारा ये सब जानने को पड़ता है, मिलता है कि इन पुस्तकों में बहुत कुछ गलत जोड़ दिया गया बाद में। हम मानते हैं उस बात को, हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है जो चैनल के माध्यम से जब हम लोग ज्योतिष के लग्नानुसार फलों का अध्ययन कर रहे हैं तो ये सब डिटेल में चर्चा करने का या इतना बड़ा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जितने भी सुनने वाले हैं ये सब जानते हैं कि हकीकत में क्या हुआ था और क्या हो रहा है। और ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में इसीलिए हम बार बार कहते हैं, प्रायकर सब पाठों में बोलते हैं कि आप योग, दुर्योग या राजयोग या और भी जो प्रताड़ित करने वाले योग बताए जाते हैं, चांडाल योग, विष योग, उन सब में नहीं पढ़ के आप केवल इतना जानने का कोशिश कर लीजिए कि कोई भी ग्रह के कारकत्व क्या है और वर्तमान समय अनुसार उन कारकत्वों को हम लोग उस ग्रह के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, उसका दिशा बल, कौन सी दिशा में उसको दिशा बल मिलता है, ऊंच नीच भूल जाइए। उसके बाद जिस भाव में बैठा है उस भाव के पर्टिकुलर कारकत्व क्या है जो पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होता है, और जो वर्तमान समय में हम लोग उसमें ऐड लेस करके अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उसको कैसे समझें। अगर इतना हम लोग समझ लेते हैं, अंश बल और वर्गोत्तम कुंडलियों का मतलब समझ लेते हैं, तो बहुत कुछ ज्योतिष समझ में आने लगता है। फिर यात्रा चालू होती है कि उसको ठीक कैसे करें। उसके लिए बहुत बार पाठों में हमने बताया है कि पुराने जो पारिवारिक संस्कार थे वापस उसकी तरफ लौटिए, क्योंकि आज जो भी उपाय आप सुन रहे हैं वर्तमान ज्योतिषियों के द्वारा, वो हम लोगों के पूर्वज अपने संस्कारों द्वारा डेली घर में करते थे, रोज करते थे। और उनमें भी सबसे ज़्यादा योगदान हम लोगों की घर की महिलाओं का था, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का था और आज भी उन्हीं का है। बहुत से घरों में आज भी वो परिपाटी चालू है। गांव देहात में जब जाएंगे तो आज भी मिलेगा आपको। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।